नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज की मुख्य सुर्खियों पर। डेंगू की चपेट में आए हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, शिक्षा मंत्री अस्पताल में हुए भर्ती। आईटीआई छात्रों को नई सौगात, हरियाणा में जल्द 57 नए कोर्स होंगे शुरू। हरियाणा के पलवल में एक ही परिवार के 5 सदस्यों ने की आत्महत्या, मृतकों में पति पत्नी और 3 बच्चे शामिल। और अब समाचार विस्तार से। कोरोना के बाद डेंगू ने जनता की परेशानी को बढ़ाने का काम किया है। अब हरियाणा के शिक्षा मंत्री भी डेंगू की चपेट में आ गए हैं। उन्हें कई दिन पहले बुखार की शिकायत हुई थी। आराम नहीं मिलने पर सैंपल कराया गया था जिसमें डेंगू की पुष्टि हुई थी। इसके बाद उन्हें निजी अस्पताल में दाखिल कराया गया। फिलहाल उनकी हालत ठीक है और रिकवरी कर रहे हैं। डॉक्टरों ने उन्हें बेड रेस्ट की सलाह दी है। शिक्षा मंत्री के कई समर्थकों ने सोशल मीडिया पर इस बारे में पोस्ट भी कर दी है। अब उनकी हालत ठीक है। बता दें कि हरियाणा में इस समय डेंगू की दहशत फैली हुई है। मंगलवार को कोई नया मरीज डेंगू का नहीं मिला है, लेकिन अब तक जिले में 30 मरीज शामिल हो चुके हैं। इन मरीजों का उपचार चल रहा है और यह सरकारी रिकॉर्ड है, लेकिन निजी अस्पतालों में काफी मरीज डेंगू के दाखिल हैं जो कि उपचाराधीन हैं। हरियाणा के पलवल जिले के गांव औरंगाबाद में एक ही परिवार के 5 लोगों ने आत्महत्या कर ली। घटना की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जानकारी ली। पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए पलवल के सिविल अस्पताल भिजवाया। वहीं इस घटना के बाद परिवार में मातम छा गया और इलाके में गमगीन माहौल हो गया। बताया जा रहा है कि पति पत्नी के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई थी, जिसके बाद ये कदम उठाया गया। बुधवार सुबह 5 के शव परिवार के मुखिया को मिले हैं। उसने मामले की सूचना पुलिस को दी और सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच में जुट गई। जमानत पर बाहर आए आरोपियों तथा पैरोल पर छूटे कैदियों को पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। कोर्ट ने अब स्पष्ट किया है कि बिना सुनवाई के जमानत व पैरोल की मियाद नहीं बढ़ेगी। न्यायालय अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए अब परिस्थितियों के अनुरूप निर्णय लेंगे और मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा है कि वर्तमान की परिस्थितियों को देखते हुए 28 अप्रैल 2021 के आदेश में संशोधन जरूरी है। कोरोना काल की परिस्थितियों को देखते हुए आदेश दिया गया था कि जिन मामलों में पैरोल मिल चुकी है और जमानत मिल चुकी है उसे हाईकोर्ट के अगले आदेश तक जारी रखा जाए। हाईकोर्ट ने अपने आदेश को कई बार बढ़ाया है, लेकिन अब समय और परिस्थितियां बदल गई हैं। ऐसे में बिना सुनवाई के आदेश को जारी रखना अनिवार्य नहीं है। न्यायालय अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए आवश्यकता अनुरूप निर्णय ले। इसके अलावा संपत्तियों की नीलामी को लेकर हाईकोर्ट ने अपने आदेश को स्पष्ट करते हुए कहा है कि केवल रिहायशी इमारतों को नीलामी पर रोक रहेगी और अन्य किसी भी प्रकार की संपत्ति की नीलामी पर कोई रोक नहीं है। साथ ही जिन मामलों में रिहायशी संपत्ति पर बैंक कब्जा ले चुके हैं और संपत्ति को मालिकों ने बैंकों के सुपुर्द कर दिया है, उन मामले में भी संपत्ति को बैंक नीलाम कर सकेगा। हरियाणा के कौशल विकास एवं औद्योगिक प्रशिक्षण विभाग के मंत्री श्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि हरियाणा की आईटीआई में दाखिला पाने के इच्छुक छात्रों को जल्द नई सौगात मिलने वाली है। प्रदेश में आईटीआई से जुड़े 57 नए कोर्स को जल्द शुरू किया जाने वाला है। इस संबंध में विभाग ने लगभग प्रक्रिया पूरी कर ली है। ये कोर्स शुरू करने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की घोषणा के बाद किया गया है। मंत्री मूलचंद शर्मा ने बताया कि 15 जुलाई 2021 को वर्ल्ड यूथ स्किल डे के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 57 नए कोर्स शुरू करने की घोषणा की थी। औद्योगिक क्षेत्र में रोजगार से जुड़े नए अवसरों के मद्देनजर इन कोर्स को हरियाणा की विभिन्न आईटीआई में जल्द शुरू किया जाएगा। मंत्री ने बताया कि इन 57 कोर्स में क्राफ्ट ट्रेनिंग स्कीम से जुड़े 8 कोर्स, क्राफ्ट इंस्ट्रक्चर ट्रेनिंग स्कीम से जुड़े 13 कोर्स, फरीदाबाद के फतेहपुर बिल्लोच गांव में लगाए जा रहे मोबाइल टावर को लेकर ग्रामीणों ने रोष दिखाते हुए मोबाइल टावर लगाने का विरोध किया। जिसकी सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पुलिस और ग्रामीणों में तीखी नोकझोंक हो गई। ग्रामीणों का आरोप है कि पुलिस कर्मियों ने महिलाओं को न केवल धक्का दिया बल्कि उन पर लाठी भी चलाई है। ग्रामीणों ने बताया है कि उन्होंने इसकी शिकायत संबंधित विभाग से लेकर एसडीएम कार्यालय और जिला उपायुक्त तक दी हुई है। जिला उपायुक्त ने उन्हें गाँव में मोबाइल टावर न लगाए जाने का भी आश्वासन दिया है, लेकिन फिर भी यह मोबाइल टावर लगवाने के लिए जोर दिया जा रहा है। बजट टावर का है। टावर जो है नाजायज जगह पे लगाया जा रहा है, अवैध उसमें लगाया जा रहा है। जबकि स्कूल है, 2-2 स्कूल हैं, मेन रास्ता है, मेन मार्केट है, जबकि बड़े बूढ़े परेशान हैं। इसकी जो है किरणें निकलती हैं, बहुत हैवी उसमें निकलता है। जब और टावर का जो मुआयना किया गया था वो मंदिर में, पड़ोस में मंदिर है बराबर में लगता हुआ, नल से जो है स्ट्रीट लाइट से जो है देख करके दूसरे की जमीन को उस कागजों में लगाया गया है और अपने उसमें प्लॉट में टावर को लगाया जा रहा है। पुलिस हमको टॉर्चर करती है यहाँ करके। पुलिस और गांव के लोगों में झड़प हुई है? हाँ, आज झड़प कल परसों रात को भी आई थी, कल भी आई थी।
और आज अब भी आई है। फरीदाबाद में नकाबपोश बदमाशों ने व्यापारी को गोली मारकर लाखों रुपए की लूट की वारदात को अंजाम दिया। घटना फरीदाबाद के सेक्टर 23 की संजय कॉलोनी में घटी। बीती रात बदमाशों ने राजेंद्र चौक स्थित अग्रवाल किराना स्टोर पर लूटपाट की और जब व्यापारी ने लुटेरों का पीछा किया तो उस पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। इस फायरिंग में व्यापारी को 2 गोलियां लगी, जबकि वहां से गुजर रहे एक अन्य व्यक्ति को भी एक गोली लग गई। व्यापारी को फरीदाबाद के निजी अस्पताल आईसीयू में दाखिल कराया गया और जहां उनकी हालत अभी भी नाजुक बनी हुई है। वहीं इस घटना के बाद आसपास के दुकानदारों में भी डर का माहौल बना हुआ है। दुकान में घुस गए बदमाश जी, शहरा लूट के लेके पैसे थे उसमें, दुकान के सारे दुकानदार लेके। कितने? 3.5 लाख रुपए का नुकसान था। दुकान की घटना है ये राजेंद्र चौक संजय कॉलोनी सेक्टर 23। जी जी। कितने बजे? 2-3 दिन की अभी 20 मिनट पहले ही। कितने लोग थे? 2 आदमी बाइक पे। नकाबपोश थे? नकाबपोश बाइक पे आए थे? बाइक से आए। फिर क्या क्या उन्होंने घुसते दुकान में? उसके वहाँ छेना छीन के हाथ में, तो लड़के की चेन छीन के भाग गए। आप जाने की तैयारी थे? हाँ, हम ऊपर बंद करके जाने की तैयारी में। किसी दुकान आपकी? परसों एक दुकान। फिर उन्होंने गोली चला दी? हाँ, गोली चला दी। अग्रवाल किराना स्टोर। थैंक यू। भुना के राजकीय महाविद्यालय में फिजिकल काउंसलिंग का आयोजन किया गया, जिसमें 400 से अधिक विद्यार्थियों ने भाग लिया। प्राचार्य राम कुमार सिंवर ने जानकारी देते हुए बताया कि उपरोक्त विद्यार्थियों में आर्ट संकाय के प्रति अधिक रुझान देखने को मिल रहा है। इसके अलावा बची हुई 23 सीटों के लिए 146 विद्यार्थियों ने आवेदन किया है। प्राचार्य ने कहा है कि अगर यूनिवर्सिटी और सरकार सीटें बढ़ाने का प्रयास करे तो आसपास के सभी विद्यार्थियों का एडमिशन हो सकता है। सभी विद्यार्थियों ने प्रशासन से गुहार लगाई है कि महाविद्यालय में ज्यादा से ज्यादा सीटें बढ़ाई जाएं ताकि उन्हें शिक्षा ग्रहण करने में किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े। आज हमारे महाविद्यालय में एडमिशन की फिजिकल काउंसलिंग की तिथि थी। पहली फिजिकल काउंसलिंग हुई है। बीए में 23 सीटें वैकेंट थी। 23 सीटों के लिए 146 फार्म मिले हैं और उनमें से कैटेगरी के हिसाब से जितने बच्चे जो सीटें बढ़ेंगी उनका एडमिशन कर दिया जाएगा। लिस्ट अभी तैयार हो रही है। 11 से 1 बजे तक फिजिकल काउंसलिंग थी। 11 से 3 बजे तक 11 से 3 बजे तक फिजिकल काउंसलिंग थी और अब लिस्ट तैयार हो रही है। बीकॉम में 3 बच्चे आए। बीकॉम में 13 सीटें खाली थी, जिनमें से 3 बच्चे आए जनरल एससी, इनकी सीटें खाली नहीं थी। इस कारण उन बच्चों का एडमिशन नहीं हो पाया। अभी किसी भी बच्चे का बीकॉम में आज दाखिला नहीं हुआ। बीएससी में 8 बच्चे आए, उनकी अपनी कैटेगरी के हिसाब से दाखिला कर दिया गया। लिस्ट जारी होगी। आज 12 बजे तक रात के उनको फीस भरनी है। एडमिशन की सीटें सारी लगभग काफ़ी बच्चों का रुझान है। ये फिजिकल काउंसलिंग लगातार आगे डे टू डे चलती रहेगी। मेरिट के हिसाब से बच्चों का एडमिशन होता रहेगा। सर, कौन सी साइट में सीटों की डिमांड लग रही है आपको कॉलेज में? बीए में सीटों का रुझान ज़्यादा है बीए में, क्योंकि 80 सीटें हमने और भी मांग रखी है। आज जैसे 146 बच्चे आए हैं, जिनमें से 15 से 20 बच्चों का एडमिशन हो पाएगा। तो इस हिसाब से हमें बीए में 1 यूनिट जो हमने मांगी है वो अगर मिल जाती है तो हम बच्चों को पूरा सेटिस्फाई कर पाएंगे। यमुनानगर जगाधरी की तोताराम धर्मशाला में महिला कांग्रेस महापंचायत को संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने 3 कृषि कानून और बढ़ती महंगाई को लेकर भाजपा सरकार से हर वर्ग दुखी हो चुका है की बातें कही। उन्होंने कहा है कि देश के अन्नदाता पिछले 10 महीनों से न्याय के लिए ठोकरें खाते फिर रहे हैं, लेकिन सरकार पर इसका कोई असर नहीं हो रहा। दूसरी ओर महिलाओं का जिक्र करते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार के शासनकाल में गैस सिलेंडर का मूल्य कितना था और आज कितना हो चुका है। गैस सिलेंडर की सब्सिडी के नाम पर जनता को लूटा जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष कुमारी शैलजा ने भाजपा पर कई तीखे हमले किए। शहर को देखें, गांव को देखें, विकास नाम की कोई चीज़ नहीं है। कृषि प्रधान हमारा प्रदेश है। आज हमारा अन्नदाता किसान मजदूर सड़क पर आने को मजबूर हो गया। 10 महीने हो गए हैं, लेकिन सरकार हमारे इन लोगों की अन्नदाता की सुध नहीं ले रही। कल भारत बंद हुआ, अपने राज्य में हमने देखा पूरी तरह से बंद हुआ, क्योंकि लोगों में रोष है, सहानुभूति है।
कि ये ऐसी कैसी सरकार है जो बातचीत को तैयार ही नहीं होती। जब अगर लोग काले झंडे दिखाएं, रोष दिखाएं तो उन पर लाठियां बरसाई जाती हैं। ये कैसी सरकार हो सकती? इन सब बातों को देखते हुए आज लोगों में, आपने देखा महिलाओं में एक अंदर का दर्द है, एक पीड़ा है, एक गुस्सा है, वो सामने आता है। कांग्रेस पार्टी ने लोगों की लड़ाई पहले भी लड़ी है और अभी भी हर रोज़ हम लोगों की लड़ाई लड़ते हैं। हमारे विभिन्न कार्यक्रम होते हैं, ब्लॉक स्तर पर, ज़िला स्तर पर, प्रदेश स्तर पर, और मैं समझती हूँ कि ये भी जो हो रहा है इससे ज़्यादा भी जो भी कुछ करना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी सोनिया जी के, राहुल जी के नेतृत्व में कभी पीछे नहीं हटेगी। हम आगे बढ़ते जाएंगे। किसानों को हमारा समर्थन है, आम नागरिक को हमारा समर्थन है। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अम्बाला के द्वारा आजादी महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें स्कूली छात्रों को बताया जा रहा है कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण किस प्रकार से काम करता है और हमारे देश के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारी है। साथ ही लड़कियों को ये भी बताया गया कि उन्हें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। आजकल हर चीज के लिए कानून बनाए गए हैं और किसी प्रकार लड़कियां अपनी सुरक्षा कर सकती हैं, वो भी बताया गया है। साथ ही अमृत महोत्सव के तहत करवाई गई प्रतियोगिताओं के विजेताओं को भी सम्मानित किया गया। DLSA अम्बाला ने ऐसे राइटिंग कंपटीशन एक ऑर्गेनाइज किया था, की पर्सपेक्टिव्स फॉर नेशन बिल्डिंग फॉर स्कूल चिल्ड्रन। तो आज वो हमारा पूरा हो गया था। तो वी हैव डिस्ट्रीब्यूटेड प्राइजेस टू द चिल्ड्रन फॉर फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड विनर्स फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स, एंड चिल्ड्रन वर मोटिवेटेड, दे वर टोल्ड अबाउट देयर लीगल राइट्स and they were told about their duties also at the same time. So it was a lovely function and kids enjoyed. So we'll keep having such competitions in future also, so that children of the nation should know what are their rights and what are the key perspectives which we need to build our nation strong and prosperous. Was organized under Azadi Ka Amrit Mahotsav, which is going on for the last 1 year. But in next 1.5 year it would go rigorously, and we would have a lot of activities organized, and such like competitions would be organized in future also with schools and colleges. किसानों के आंदोलन को चलते हुए 10 महीने पूरे हो चुके हैं। शुरुआत में ही किसानों के द्वारा सभी रिलायंस स्टोर्स को बंद करवा दिया गया था और अब काफी महीने के बाद जब अम्बाला शहर में रिलायंस स्टोर खोले गए, जिसका किसानों ने डटकर विरोध किया और कल फिर से वह रिलायंस स्टोर बंद करवा दिए गए। किसानों का कहना है कि जब तक यह तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते तब तक रिलायंस स्टोर भी नहीं खोलने दिए जाएंगे। सर, आज किसानों ने विरोध किया है रिलायंस स्टोर का, क्या? विरोध तो पहले से चला आ रहा है, ये पहले से बंद थे। आज रिपेयर के लिए इन्होंने खोला था तो किसान आगे हैं, इन्होंने बंद कर लिया है। इनको देखकर सामने वाले ने खोला था, उन्होंने भी बंद कर लिया है। शांति व्यवस्था कायम करने के लिए हम मौके पर खड़े हैं। श्री वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। आज हमने जो पिछले 7-8 महीनों से रिलायंस बंद कराए हुए थे, तो आज इन्होंने रिलायंस ओपन कर लिए थे पिछले 2-3 दिन से। हम इनको वार्निंग देके गए थे कि आपके पास कोई ऑर्डर नहीं है, आप रिलायंस बंद करो, तो ये बंद नहीं कर रहे थे। आज हमने लास्ट डेट दी थी, आज तक बंद होनी चाहिए। आज बंद नहीं हुए तो आज हमने यहाँ पे आके खुद बंद करवाए हैं। आज रिलायंस बंद करवा दिया हमने, अब दोबारा बंद रहेंगे और सभी से अपील है अपने अपने शहरों में रिलायंस बंद करवाओ। पक्का धरना लग जाएगा, यहीं लंगर चलेंगे, यहीं दरिया बिछे जाएंगे, यहीं शंभू बैरिल बन जाएगा। यहाँ पे पक्का धरना चलेगा, कोई ऐसी बात नहीं है। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि किसी भी तरह की दुर्घटना में घायल हुए व्यक्ति को तुरंत अस्पताल पहुंचाएं। इसके साथ ही पुलिस ने दुर्घटना पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति के लिए इनाम देने की भी बात कही है। हरियाणा के फरीदाबाद में पुलिस ने आम लोगों से अपील की है कि पहले लोग डरते थे कि अगर जानकारी देंगे तो दुर्घटना में उन्हें आरोपी करार दे दिया जाएगा, लेकिन फरीदाबाद पुलिस ने आमजन से अपील की है कि सड़क दुर्घटना पीड़ित को तुरंत हॉस्पिटल ले जाएं, किसी की जिंदगी बचाएं, पुलिस द्वारा उचित इनाम दिया जाएगा। महोदय की तरफ से, जो फरीदाबाद पुलिस की तरफ से जो इनाम है वो मौके के अनुसार जो भी उचित इनाम दिया जाएगा, नगद इनाम दिया जाएगा और साथ ही फर्स्ट क्लास प्रशंसा पत्र दिया जाएगा, जो कि बहुत बड़ा इनाम होता है। ये कल की घटना है, एक NIT 3 जो DAV कॉलेज के सामने एक बुजुर्ग सड़क क्रॉस करते वक्त दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसको एक मोटरसाइकिल सवार टक्कर मार के चला गया था, जिससे हमें 112 पे कॉल मिली थी। विदिन 3 मिनट मौके पर 112 की गाड़ी पहुंच गई थी। उसमें SI नरेश अपनी टीम सहित पहुंचे थे। उन्होंने दुर्घटनाग्रस्त जो बुजुर्ग हैं उनको हॉस्पिटल लेके गए, नज़दीकी हॉस्पिटल। और मेरी लोगों से भी अपील है कि कोई एक्सीडेंट में सबसे पहले नज़दीकी हॉस्पिटल में ले जाएँ ताकि उसको जल्द इलाज मिल सके। तो इस मामले में भी हमारे जो पुलिसकर्मी हैं उन्होंने नज़दीकी हॉस्पिटल लेके गए और उनकी दवाई पट्टी कराई, उनको परिजनों को सूचित कराया।
वहाँ मौके पे देखा गया कि लोग वीडियो बना रहे थे और उसको हॉस्पिटल ले जाने के लिए आगे नहीं आ रहे थे। अपील है लोगों से, वीडियो ना बनाएं, किसी की ज़िंदगी बचाएं और हॉस्पिटल में ले जाएं। उनको प्रशंसा पत्र प्रथम श्रेणी का दिया जाएगा और नगद इनाम दिया जाएगा। हिसार रोड स्थित सदर थाना में बने पुलिस कर्मचारियों के क्वार्टर से सांप निकलने से हड़कंप मच गया। सूचना पाकर पहुंची वन्य जीव रक्षा टीम ने घंटों की मुशक्कत के बाद सांप को काबू किया। वन्य जीव रक्षक की टीम ने सांप को सुरक्षित स्थान पर छोड़ दिया, जिसके बाद क्वार्टर में रहने वाले पुलिस कर्मियों व उनके परिवारों ने नवजोत सिंह का आभार जताया। जाखल की नई बस्ती से संदिग्ध परिस्थितियों में रविवार को लापता हुए वार्ड 8 के 2 दोस्तों के शव पुलिस ने भाखड़ा नहर से बरामद कर लिए हैं। इस मामले में परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप जाखल थाने का घेराव करते हुए प्रदर्शन किया व जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शन की सूचना पाकर डीएसपी वीरम सिंह मौके पर पहुंचे और परिजनों को समझाकर जाम खुलवाते हुए कार्रवाई का आश्वासन दिया। परिजनों के अनुसार शवों पर तेजधार हथियार से वार करके हत्या करने का आरोप लगाया गया है, जबकि डीएसपी ने कहा है कि वे शवों को देखने के बाद ही कुछ कह पाएंगे। दोनों बच्चों के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवा दिया है और उनका पोस्टमार्टम करवाने के बाद रिपोर्ट के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी। आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगे ट्यूबवेल ऑपरेटरों ने जिला सचिवालय के सामने इकट्ठे होकर धरना प्रदर्शन किया और जिला उपायुक्त के माध्यम से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नाम एक ज्ञापन सौंपा, जिसमें जलापूर्ति विभाग के एसडीओ द्वारा फोन पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से लगे ट्यूबवेल ऑपरेटर को हटाए जाने के बारे में अपनी मांग रखी गई। ये प्रदर्शन इसलिए हो रहा है, चाहे वो केंद्र की सरकार हो चाहे प्रदेश की सरकार हो, इनका वादा था 2014 में कि हम 2 करोड़ रोजगार जो है हर साल देंगे। देने का तो कौन कहे, ये देखो इतने लोगों का रोजगार छीन लिया जा रहा है। इसमें 20 साल से भी आउटसोर्सिंग पे लगे हुए ऑपरेटर हैं, 8 साल से भी हैं, 7 साल से भी हैं। ये निरंतर लगातार बिना ब्रेक के काम कर रहे हैं। इनका ईएसआई पीएफ वगैरह सब कुछ कटता है। इनको कोई नोटिस नहीं दिया जाता निकालने का। कोई कानूनी कार्रवाई के तहत जो है नोटिस देना चाहिए, लीगल नोटिस भेजना चाहिए। ये अगर इनमें कोई ड्यूटी करने में दिक्कत है, कोई लापरवाही कर रहे हैं, तो उसके बारे में इनको 15 दिन का नोटिस देना चाहिए कि आप लोग अपना स्पष्टीकरण दें, नहीं तो आपको नौकरी निकाल दिया जाएगा। ऐसा ना करके सभी जगह से पूरे जिले में जितने एसडीओ हैं पब्लिक हेल्थ के, वो फोन कर देते हैं कि भाई आप कल से ड्यूटी पे ना आना। तो आज इन्हीं बातों को लेकर के हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं कि जो 20 साल से नौकरी कर रहा है एसडीओ को कहाँ से इतनी पावर आ गई है, वो फोन कर दे कि तुम कल से ना आना। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा हरियाणा पुलिस में सब इंस्पेक्टर की भर्ती के खातिर लिए गए पेपर को लेकर बवाल हो गया है। यह बवाल पेपर लीकेज या पेपर में नकल को लेकर नहीं, बल्कि सब इंस्पेक्टर बनने के लिए पूछे गए सवालों को लेकर है। दरअसल प्रदेश में रविवार को ही सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में ऐसे सवाल पूछे गए जिसे लेकर HSSC और हरियाणा सरकार पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। इसे लेकर कांग्रेस के छात्र शाखा और ANSUI के कार्यकर्ताओं ने सवाल खड़े किए और करनाल सचिवालय पहुंचकर एक ज्ञापन भी सौंपा। आज करनाल एनएसयूआई ने डीसी साहब को राज्यपाल के नाम से हमने एक ज्ञापन सौंपा है कि जो 2-3 दिन पहले हरियाणा में मेल और फीमेल कांस्टेबल का जो एग्जाम लिया गया, इन्होंने एक किस्म से बीजेपी सरकार ने अपना प्रचार करने का काम, अपनी पार्टी का प्रचार करने का काम उस क्वेश्चन पेपर में किया। इन्होंने 4 क्वेश्चन पूछे। हाल ही में किस सांसद के पिता की मृत्यु हुई? हाल ही में किस प्रत्याशी ने बड़ौदा बीजेपी के किस प्रत्याशी ने बड़ौदा में उपचुनाव लड़ा? तीसरा क्वेश्चन इन्होंने पूछा कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है? चौथा क्वेश्चन इन्होंने नीलवीर से रिलेटेड पूछा कि उसमें ऑप्शन था अविवाहित का। क्या ये क्वेश्चन लाजमी है जो पढ़ने वाला छात्र है? तो फिर उन्होंने एक ही बात कह देनी चाहिए बीजेपी ने, आओ हमारे दफ्तरों में, हम आपको किताबें देंगे बीजेपी की, उसमें पढ़ो कि बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष कौन है, बीजेपी का करनाल युवा का जिला अध्यक्ष कौन है, बीजेपी का स्टूडेंट यूनियन का जिला अध्यक्ष कौन है। फिर छात्रों को क्या जरूरत है जनरल नॉलेज पढ़ने की, जो हरियाणा में करनाल में इतनी लड़ाई हुई है, कुरुक्षेत्र की जो लड़ाई है, पानीपत की जो लड़ाई है, ये किताब तो हमने पढ़नी छोड़ देनी चाहिए। इनकी किताबों को पढ़कर हमने पेपर दे देने चाहिए। फिलहाल हरियाणा न्यूज में इतना ही। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।